नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। यूक्रेन के साथ जोरदार घमासान के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अहम फैसला। मार्च में होने वाले चुनाव में उतरेंगे मैदान में। क्रेमलिन ने कहा लोगों ने पुतिन के एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की जताई इच्छा। रूसी सैनिकों का पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में जोरदार हमला। कई इमारतें खंडहर में तब्दील। बढ़ती ठंड को देखते हुए पोलैंड, फ्रांस जैसे देशों ने यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण देना किया शुरू। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम टूटने के बाद जोरदार संघर्ष। इजरायली सेना ने कार्रवाई की तेज। इजराइल का हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। संघर्ष के दौरान युद्ध कैबिनेट मंत्री के बेटे की मौत। डेनमार्क की संसद ने पारित किया नया कानून। अब धार्मिक ग्रंथों के अनादर को माना जाएगा गैर कानूनी कृत्य। कानून तोड़ने वालों के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान। विपक्षी दलों ने नए कानून की निंदा की। तुर्की और ग्रीस ने संबंधों को मजबूत करने की शुरू की कवायद। राष्ट्रपति एर्दोआन ने ग्रीस के साथ किए कई अहम समझौते। दोनों देशों के बीच 15 सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस में आम चुनावों की घोषणा कर दी गई है और इस सब के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने क्रेमलिन में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की, जहां उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सैनिकों को हीरो ऑफ रशिया पदक से सम्मानित किया। रूसी संसद द्वारा देश में चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। सत्ता पर पुतिन के मजबूत पकड़ को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की जीत होगी और वो एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बनेंगे। पुतिन ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के हीरो अर्टियोम जोगा के एक सवाल के जवाब में चुनाव लड़ने के अपने फैसले की रूपरेखा रख दी। उन्होंने क्रेमलिन में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की, जहां उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान में भाग लेने वाले सैनिकों को हीरो ऑफ रशिया पदक से सम्मानित किया। केजीबी के एजेंट रह चुके पुतिन अगर फिर से चुनाव जीतते हैं तो वो 5वीं बार इस पद को संभालेंगे। पुतिन की उम्र अभी 71 साल है और रूसी संविधान में किए गए बदलाव के मुताबिक वह अभी साल 2036 तक सत्ता में बने रह सकते हैं। इस तरह से पुतिन अभी एक और बार चुनाव लड़ सकते हैं। मैं यह नहीं छिपाऊंगा कि अलग अलग समय पर मेरे मन में अलग अलग विचार थे, लेकिन अब निर्णय लेने का समय आ गया है। यह ऐसा समय है जब निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं रूसी संघ के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच पुतिन का राष्ट्रपति पद पर बने रहना बेहद जरूरी है। क्रेमलिन प्रवक्ता के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति को देशवासी एक बार फिर से शीर्ष पद पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया जा रहा था। पुतिन ने हमेशा अपने काम में लोगों के समर्थन पर भरोसा किया है। उनका मुख्य हित हमारे लोगों की भलाई और जीवन स्तर में सुधार करना है। बहुत से लोग पुतिन से चुनाव लड़ने और राज्य के प्रमुख बने रहने का आह्वान कर रहे हैं और अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं। बहरहाल करीब 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद और यूक्रेन युद्ध के काफी महंगा साबित होने के बावजूद पुतिन को अभी भी व्यापक समर्थन प्राप्त है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 1999 से रूस की सत्ता में बने हुए हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री बनाया था। उसी साल 31 दिसंबर को येल्सिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए।
26 मार्च 2000 को पुतिन ने अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता और 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें दूसरी बार भी कामयाबी मिली। तत्कालीन संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का था और कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता था। इसलिए 2008 में जब पुतिन का कार्यकाल खत्म हुआ तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पुतिन के बाद उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने पद संभाला और कानून में संशोधन कर कार्यकाल को 6 साल का कर दिया। संशोधन के तहत पुतिन को फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई और वो 2012 में फिर से राष्ट्रपति चुने गए। 2018 में एक बार फिर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की ताकत पा ली। एक छोटा सा ब्रेक। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। डेनमार्क में अब धर्म से खिलवाड़ करने वालों के बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल यहाँ एक कानून पारित किया गया है। इसके तहत कुरान या किसी भी धार्मिक किताब को जलाना गैर कानूनी होगा। इस कानून पर 179 सदस्यों वाली संसद में 94 सदस्यों ने पक्ष में और 77 सदस्यों ने विरोध में वोट डाला। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए इस कानून में कई संशोधन किए गए हैं। अभिव्यक्ति के नाम पर धर्म से खिलवाड़ करना अब डेनमार्क को मंजूर नहीं। यानी डेनमार्क में कुरान या किसी भी धार्मिक किताबों को जलाना गैर कानूनी होगा। वहां की संसद ने 7 दिसंबर को इससे जुड़े एक नए कानून को पास कर धार्मिक ग्रंथों के साथ अनुचित व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया। कानून के तहत धार्मिक महत्व की ऐसी किताबें जो धार्मिक समुदायों के लिए महत्व रखती हैं, उनके साथ अनुचित बर्ताव करना अब गैर कानूनी माना जाएगा। 179 सदस्यों वाली संसद में 94 सदस्यों ने पक्ष में और 77 सदस्यों ने विरोध में वोट डाला। नए कानून से जुड़ा बिल सबसे पहले अगस्त 2023 में पेश किया गया था। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए इसमें कई संशोधन किए गए। कला के तहत अभिव्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। नए कानून के तहत धार्मिक अहमियत रखने वाली किताबों को सार्वजनिक तौर पर जलाने, फाड़ने या उसकी मर्यादा भंग करने पर जुर्माना या 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा वीडियो बनाकर धार्मिक महत्व की किताब को नष्ट करना और इसकी फुटेज ऑनलाइन जारी करना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। न्याय मंत्रालय के मुताबिक कानून का मकसद सुनियोजित तौर पर मजाक उड़ाने की ऐसी घटनाओं से निपटना है जिसके कारण देश में आतंक का जोखिम बढ़ता है। न्याय मंत्री ने कहा है कि सरकार के लिए डेनमार्क के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अहम है, जिसे देखते हुए धार्मिक किताबों के सुनियोजित अपमान की घटनाओं को रोकना जरूरी है। बहरहाल डेनमार्क संसद द्वारा पारित नए कानून की आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का मानना है कि इससे डेनमार्क में अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगेगी। कई दक्षिणपंथी संगठन भी नए कानून का विरोध करते दिख रहे हैं। ऐसे संगठनों का मानना है कि बाहरी देश डेनमार्क के कानून को नियंत्रित नहीं कर सकता। विपक्ष का आरोप है कि कथित कुरान कानून से सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा रही है और इस्लामिक सरकारों की इच्छा के आगे झुक रही है। डेनमार्क डेमोक्रेट्स पार्टी ने कहा है कि सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी हमेशा ही निंदा होगी। नए कानून के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध का फैसला डेनमार्क और वहां के लोग लेंगे या फिर इसका आदेश बाहर से आएगा। सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर बैन हमने तय किया है या बाहरी ताकतों ने हमसे ऐसा करवाया है। दरअसल धार्मिक ग्रंथ जलाने की घटनाओं में इस साल जुलाई में तेजी देखी गई, जब डेनमार्क के पड़ोसी देश स्वीडन में एक शरणार्थी ने स्टॉकहोम स्थित मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर डेनमार्क से भी कुरान जलाने से संबंधित वीडियो की बाढ़ आ गई। दुनिया भर से कई इस्लामिक देशों ने इस घटना पर कड़ा विरोध भी जताया। इतना ही नहीं, धार्मिक ग्रंथ जलाने की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने इराक की राजधानी बगदाद स्थित डेनमार्क के दूतावास पर हमला करने की भी कोशिश की।
आंकड़ों के मुताबिक इस साल 21 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच डेनमार्क में 483 धार्मिक किताबें और झंडा जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ग्रीस और तुर्की के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जो यूरोपीय देशों की एकता को और बल देगा। दरअसल अपनी एथेंस यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने उच्च स्तरीय सहयोग परिषद की 5वीं बैठक में हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। नाटो का सहयोगी देश होने के बावजूद ग्रीस और तुर्की के बीच कभी भी मधुर संबंध नहीं रहे, लेकिन अब तुर्की ने यूरोपीय एकता को और मजबूत करते हुए आपसी संबंधों में सुधार और सहयोग को मजबूती देने की एक नई शुरुआत की है। दरअसल दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जो यूरोपीय देशों की एकता को और बल देगा। इसलिए अपनी एथेंस यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने उच्च स्तरीय सहयोग परिषद की 5वीं बैठक में हिस्सा लिया, जो दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम देगा। हम अपने द्वारा उठाए जाने वाले पारस्परिक कदमों से पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। मैं यह खुले तौर पर कह रहा हूं, हमारे बीच कोई समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता। हम अपने संबंधों में सुधार करना चाहते हैं। हम अपने संबंधों में मौजूदा सकारात्मक गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। एर्दोगान की यात्रा एथेंस घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई, जो द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की पारस्परिक इच्छा को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों पक्ष राजनीति और आपसी हितों के मामले पर बातचीत करने, अनावश्यक सैन्य तनाव को कम करने, संघर्ष के जोखिम को कम करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। ग्रीस और तुर्की ने 15 सहयोग दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए, जिनमें पर्यटन, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने भी रिश्तों को सुधारने पर जोर दिया। यह असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है कि पिछले महीनों में दोनों देशों शांत रास्ते पर चल रहे थे। तुर्की और ग्रीस को शांति से रहना चाहिए। उन्हें अपने मतभेदों को स्पष्ट करना चाहिए जो मालूम है, और उन पर ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए और उसका समाधान खोजना चाहिए। और यदि इन्हें पाटना संभव नहीं है तो इन्हें स्वचालित रूप से तनाव और संकट उत्पन्न नहीं करना चाहिए। रेसेप तैयप एर्दोगन की एथेंस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ यूनानी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की के राष्ट्रपति की यात्रा और दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के लिए, विशेष रूप से ग्रीस के लिए, यह हर तरह से एक अच्छी बात है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ग्रीस में हैं। कई सहयोग समझौतों तक पहुंचना एक सकारात्मक संकेत है। दरअसल यूरोप की वर्तमान राजनीतिक संकट में सिर्फ रूस यूक्रेन संघर्ष इकलौता संघर्ष नहीं है, बल्कि यूरोप की पूर्वी सीमाओं पर लंबे समय से कई अन्य संघर्ष भी हावी होते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से एजियन सागर के आसपास के इलाकों पर दावों को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच लगातार तनाव की खबरें सुर्खियों में रही हैं। यानी नाटो सहयोगी होने के बावजूद एथेंस और अंकारा के बीच 1970 के दशक के बाद से ही एजियन सागर से संबंधित समुद्री मुद्दों को लेकर विवाद रहा। दोनों देशों के बीच सबसे ताज़ा विवाद 2022 में उस वक्त देखा गया जब ग्रीस ने तुर्की के विमानों को प्रशिक्षण के दौरान अपनी रडार प्रणाली के जरिए लॉक कर दिया। हालांकि एथेंस ने अंकारा के दावे को निराधार और गलत बताते हुए खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि तुर्की के लड़ाके नाटो के तहत एक सैन्य अभ्यास में शामिल थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने ग्रीस पर पूर्वी एजियन सागर में स्थित द्वीपों के सैन्यीकरण का आरोप लगाया, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित शांति संधियों का उल्लंघन था। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा।
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल और हमास का संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल ने अब गाजा के उत्तरी इलाके से ज्यादा दक्षिणी इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख और देश की युद्ध कैबिनेट में मंत्री गादी इसेनकोट के बेटे की गाजा में जारी संघर्ष में मौत हो गई है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल ने वादा किया था कि आम नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन उनके वादे और असल नतीजों में अंतर दिख रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष हर एक दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को हमास के साथ अस्थायी संघर्ष विराम टूटने के बाद इजरायली सेना ने अपनी जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। आतंकी गुट हमास को खत्म करने के अभियान में उत्तर पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण हासिल करने के बाद इजरायली सैनिक और टैंक गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में जोरदार हमला बोल रहे हैं। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में गाजा में जमीनी, हवाई और नौसैनिक बलों द्वारा 450 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया गया है। इस दौरान हमास के कई आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस बीच आईडीएफ ने कहा है कि उसके सैनिकों ने गाजा के अल अजहर विश्वविद्यालय में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल हमास ने अपनी सैन्य गतिविधि के लिए किया था। हमारे सैनिकों ने अल अजहर विश्वविद्यालय में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। हमास इसका इस्तेमाल अपनी सैन्य गतिविधि के लिए कर रहा था। एक सुरंग को भी ढूंढ निकाला गया है जो विश्वविद्यालय से निकलकर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक स्कूल तक जाती है। यहाँ विस्फोटक उपकरण, रॉकेट के हिस्से और लॉन्चर भी मिले हैं। Every minute in Hamas captivity endangers their lives. वहीं इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख और देश की युद्ध कैबिनेट में मंत्री गादी इसेनकोट के बेटे की गाजा में जारी संघर्ष में मौत हो गई। इजरायली सेना ने बताया कि 25 वर्षीय मेजर गैल इसेनकोट की उत्तरी गाजा की सुरंग की सॉफ्ट में विस्फोट होने के कारण मौत हो गई। वहीं गादी इसेनकोट ने अपने पुत्र की सराहना करते हुए कहा कि वो देश के लिए शहीद हुआ है, जिस पर उन्हें गर्व है। मुझे यकीन है कि हम उस देश को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास करेंगे जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया है, हम उन लोगों के सपने और लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। इस बीच हमास का कहना है कि गाजा में बंधक बनाए गए एक इजरायली सैनिक की संघर्ष के दौरान हमलों में मौत हो गई है। वहीं हमास ने गाजा में बंधकों में से एक को रिहा करने की इजरायली सेना की कोशिश को नाकाम करने का भी दावा किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने ब्रिटिश समकक्ष डेविड कैमरून के साथ साझा प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इजराइल ने वादा किया था कि आम नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन उनके वादे और असल नतीजों में अंतर दिख रहा है। इजराइल का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता को अधिकतम करने के लिए हर संभव प्रयास करे, लेकिन हाल के दिनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां लोगों को पहले सुरक्षा के लिए भेजा गया था। हम इजराइल और उसके अपने बचाव के अधिकार का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद का पालन करना भी जरूरी है। बंधकों की रिहाई पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं संघर्ष के चलते गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है। गाजा में रहने वाली 80% आबादी अपने घर छोड़कर पलायन कर चुकी है। वहीं खाने पीने और दवाइयों की भी समस्या हो रही है। बुनियादी जरूरतों को तरसते लोग इस संघर्ष के जल्द से जल्द खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि देश ही नहीं दुनिया भर में देखने को मिल रही है। उनकी असाधारण भाषण कला, उनके व्यक्तित्व का करिश्मा, त्वरित निर्णय क्षमता और दूरदृष्टि देख विभिन्न देशों के राजनेता भी प्रभावित नजर आते हैं और इस संदर्भ में विश्व नेताओं के बयान सुनने को मिलते रहते हैं। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी देश हित में निर्णय क्षमता ने देश को एक नई दिशा दी है।
यही कारण है कि उन्हें देश की जनता से तो जमकर प्यार मिलता है, साथ ही साथ विदेशी राजनेता भी पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ करते रहे हैं। इस कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी के सख्त रुख की सराहना की जाती है। पुतिन ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का भी जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी मुख्य गारंटी पीएम मोदी की नीति ही है। साथ ही पीएम मोदी भारत के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी विदेशी राजनेता ने पीएम मोदी की तारीफ की है। इससे पहले भी दुनिया के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के क्वाड की बैठक के दौरान खुद चलकर पीएम मोदी के पास आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आपकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि मुझे भी आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष सिसाबा कोरोसी, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स और 135 से अधिक राष्ट्रीयताओं के हजारों योग प्रेमियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया और योग सत्र में अधिकतम संख्या में राष्ट्रीयताओं की भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 के दौरान भारत का बढ़ा हुआ कदम ही था कि भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। मार्च 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि पीएम मोदी दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे पसंदीदा हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत और पीएम मोदी को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की और उन्हें टेस्टेड फ्रेंड बताया। उन्होंने कहा कि जब रूस यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था तो भारत ने अपने छात्रों के साथ हमारे छात्रों का भी रेस्क्यू किया। यह दिखाता है हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है। वहीं फरवरी 2023 में एयर इंडिया एयरबस डील के वर्चुअल लॉन्च के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में भारत स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को एकजुट करने और हमारे सामने मौजूद जबरदस्त मुद्दों को हल करने में हमारी मदद करने वाला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मेजबान देश पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे खुद एयरपोर्ट पे थे। जैसे ही मोदी अपने विमान से उतरे तो मारापे उनके पैर छूते दिखे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारापे की पीठ थपथपाते हुए उन्हें उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता से एक ऐसी नेता की छवि गढ़ी है जिसका लोहा दुनिया भर के नेता भी मानते हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता भारत से बाहर दुनिया की समस्याओं के निदान में भी देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दुबई में COP28 की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में विश्व भर के नेताओं के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और इससे निपटने के लिए किस तरह की कोशिश की जाए। ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर के देश बदलती जलवायु का सामना कर रहे हैं। विश्व भर में जलवायु, तापमान, बारिश जैसे कारकों से जुड़े कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने के तरीकों पर लगभग 3 दशकों से गहन बातचीत हो रही है, लेकिन कोई कारगर हल नहीं मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की सबसे अहम बैठक COP28 संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में जारी है। इसकी मेजबानी दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित हो रहे इस सम्मेलन को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि COP28 में पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य को बरकरार रखा जाएगा। 2015 में पेरिस में हुए समझौते में करीब 200 देशों में इसे लेकर सहमति बनी थी। सम्मेलन के निर्धारित समापन से शेष बचे दिनों में विश्व भर के नेता विचार विमर्श में शामिल हुए। मैं आराम से कह सकता हूं कि मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी जो COP से आने वाली उच्चतम संभावित महत्वाकांक्षा के लिए मेरी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। जीवाश्म ईंधन पर इस COP में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता शामिल है। विश्व भर के नेताओं के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और इससे निपटने के लिए किस तरह कोशिशें की जाएं। यह अभी भी अनसुलझा है कि COP28 में लगभग 200 देश ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन जैसे मुद्दों पर क्या रणनीति बनाएंगे। जीवाश्म ईंधन की भविष्य की भूमिका पर भी कभी भी सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है। कम से कम 80 देश COP28 समझौते की मांग कर रहे हैं, जो अंततः उनके उपयोग को समाप्त करने का आह्वान करता है। मैंने सभी मंत्रियों और वार्ताकारों से लीक से हटकर सोचने के लिए कहता हूं। हाँ, 8 करोड़ लोग अब पहली पंक्ति में हैं, लेकिन साहसिक जलवायु कार्रवाई भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया भर के देश बदलती जलवायु का सामना कर रहे हैं। विश्व भर में जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है और तापमान और बारिश से जुड़े कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार के चलते पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का असर और तीखा हो गया है। पश्चिमी देशों में गर्मी के रिकॉर्ड बन रहे हैं। इथियोपिया और सोमालिया में 2020 से लगातार 3 सालों तक बारिश नहीं हुई थी। सोमालिया से लगभग 14 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा और 38 लाख जानवर सूखे के शिकार हो गए थे। सूखे की मार झेलने वाला सोमालिया, जहां कभी पीने का पानी था, वहीं अब सोमालिया इस सदी की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जहां अब तक कम से कम 20 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। सोमालिया में बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। मानव समाज के आगे एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेंट निकोलस डे के मौके पर मुख्य क्रिसमस ट्री को जगमगाते हुए देखने के लिए राजधानी के सिटी सेंटर में लोगों की भीड़ लग गई। इस कार्यक्रम का वहां मौजूद लोगों ने काफी आनंद उठाया। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में ये मौका है सेंट निकोलस डे का। यहाँ मुख्य क्रिसमस ट्री को जगमगाते हुए देखने के लिए कीव शहर के निवासी राजधानी के सिटी सेंटर में इकट्ठा हुए हैं। कई यूक्रेनियों के लिए यह पहली बार था कि उन्होंने 6 दिसंबर को क्रिसमस सीजन की शुरुआत को सेलिब्रेट किया, क्योंकि इस साल के मई महीने में यूक्रेन के मुख्य ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उस कैलेंडर पर स्विच करने का फैसला किया था जिसमें क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और प्रतीकात्मक रूप से देश के मुख्य क्रिसमस ट्री को प्रकाशित किया, जिसे देखने के लिए वहां काफी लोग आए हुए थे। इस कठिन समय के दौरान भी हमें अपनी राजधानी के केंद्र में अपने क्रिसमस ट्री को देखने और आने का अवसर मिला है। शायद जश्न मनाने के लिए नहीं, लेकिन सब कुछ के बावजूद क्रिसमस की भावना को महसूस करने के लिए, और हम अभी भी इसे अपने देश में मना सकते हैं। मुझे अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि यह क्रिसमस है, लेकिन मैंने एक छोटा सा क्रिसमस ट्री खरीदा और उसे सजाना शुरू कर दिया। मैं क्रिसमस की भावना को महसूस करने के लिए हर संभव कोशिश करती हूँ। क्रिसमस ट्री की जगमगाती रोशनी निश्चय ही यहाँ आए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।